स्टूडेंट्स भी पूरे नहीं आए हैं। अनम्यूट है ये। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑन करके गायब है सारे। जी क्या हाल है आप लोगों का? कल आप लोगों ने मेरे लेक्चर के साथ बहुत बुरी की है। कोई आपका शायद टेस्ट था सुबह और फिर वो लास्ट लेक्चर था। आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ कि आप लोगों ने बिल्कुल लेक्चर नहीं सुना है मेरा। और वो जो मैं आजकल आपको पढ़ा रही हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। खुदा के वास्ते बैठ जाओ और सुन लो। एसिड बेस बैलेंस किसी को समझ में नहीं आता है, और अगर आप नहीं सुनोगे सब ध्यान से तो क्या बनेगा आपका। दैट्स वेरी बैड। बहुत कल मैं डिसअपॉइंट हुई कि किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से बाद में। उसी से मुझे पता चल जाता है कि आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये एग्जाम में आएंगे, ये एमसीक्यूज आएंगे, ये एससीक्यूज आएंगे, एक एक लफ्ज जो मैं बता रही हूँ आपको। अच्छा, और बाकी समझ में आ गया था? इंटरकलेटेड सेल्स में बेटा जो मैकेनिज्म ऑफ सीक्रेशन हो रही है ना हाइड्रोजन आयंस की इनटू द ट्यूब्यूल्स, वो हो रही है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। अच्छा, ऑल राइट। सो जो इंटरकलेटेड सेल्स हैं जहाँ पर लास्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में डिस्टल ट्यूब्यूल्स में वहाँ पे प्राइमरी एक्टिव सिक्रेशन हो रही है हाइड्रोजन आयंस के इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स। ये जो प्राइमरी एक्टिव सिक्रेशन है वो दैट इज concentrating the hydrogen ions in the last part of the tubules 900 फोल्ड्स। ठीक है, 900 फोल्ड्स। ये तो दो पंप्स हैं वहां पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, हाइड्रोजन एटीपीएस और हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस। उनकी जो सीक्रेशन हो रही है उस वजह से 900 फोल्ड्स इंक्रीज हो। ओके, ठीक है। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ, इसमें फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप ये याद रखो कि यहाँ पे जो आपका मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं आपको अभी रिवाइज कराती हूँ ना सारा कल का, तो फिर मैं आपको उसका आपका फिर करा देती हूँ, ठीक है? अच्छा, अब इनको म्यूट कर दें क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सब अनम्यूट हो जाते हैं तो इतना शोर होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है। अभी भी सारे स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। अच्छा जी, चलिए मैं आपको कल का थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ कि basically kidney is performing three functions to
कंट्रोल द एसिड बेस बैलेंस इन योर बॉडी, ठीक है। एक तो ये है कि इट इज सीक्रेटिंग हाइड्रोजन आयंस। सीक्रेट का मतलब है कि ट्यूबुलर सेल से हाइड्रोजन आयंस सीक्रेट होके एंटर हो रहे हैं ट्यूबुलर फ्लूइड में, ठीक है। नंबर टू, ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ दीज हाइड्रोजन आयंस, जो बाइकार्बोनेट आयंस फिल्टर हुए थे वो रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और नंबर थ्री, न्यू बाइकार्बोनेट आयंस आर फॉर्म बाय द किडनी, राइट। अच्छा, तो किडनी का बेसिकली काम क्या है कि अगर हाइड्रोजन एक्सेस में हो गई है तो उसको बॉडी से निकाल दे। दूसरा काम ये है कि अगर जो बाइकार्बोनेट जितने सारे फिल्टर हो रहे हैं उनको सेव करना, उनको रीअब्सॉर्ब करना, क्योंकि अगर वो सारे फिल्टर हो जाएंगे तो आपका एक इम्पॉर्टेंट बफर बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये एक जनरल सा डायग्राम है आपका जहाँ पे वो बता रहा है कि ओवरऑल रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट की कितनी हो रही है। रीअब्जॉर्प्शन के साथ बाइकार्बोनेट की हम बात करेंगे तो हम सीक्रेशन की भी बात करेंगे कि देखो मैक्सिमम जो है अबाउट 95% रीअब्जॉर्प्शन जो है बाइकार्बोनेट की यहाँ पे हो जाती है, और यहाँ पे सीक्रेशन जो है वो हाइड्रोजन आयंस की हो रही है, ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द पार्ट है ट्यूब्यूल का, डिस्टल ट्यूब्यूल से लेट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल तक, वहां पे 4.9% बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन हो रही है, और ओनली 1 ml equivalent per day of bicarbonate is excreted out। देखो 4320 मिली इक्विवेलेंट जो है वो फिल्टर हो रहे हैं और ओनली 1 मिली इक्विवेलेंट पर डे इज excreted आउट। यहाँ पे थ्रू आउट अब सारे जहां जहां बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है वहां वहां आपके सिक्रीशन भी हो रही है हाइड्रोजन आयंस की। तो यहाँ से लेकर अप टिल हेयर अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल तक हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन हो रही है थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, थ्रू सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसके बाद आगे से जो कहानी शुरू होती है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन है वो थ्रू हो रही है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे जो सिक्रेशन हाइड्रोजन की सिक्रेशन हो रही है तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फ्लूइड की हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन से 3 to 4 फोल्ड इंक्रीज होती है, और फ्लूइड की जो एसिडिटी है पीएच जो है वो 6.7 तक होता है मैक्सिमम। लेकिन जब आप इंटरकलेटेड इधर आ जाते हो इंटरकलेटेड सेल्स के ऊपर, तो यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयंस की इस ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर 900 तक इंक्रीज हो सकती है, एंड द पीएच ऑफ द किडनी कैन गो एज लो एज टू 4.5, ठीक है। तो the primary active transport system is more potent as compared to the secondary active transport, although 85% of hydrogen secretion is happening here, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा हो कैसे रहा है, ठीक है। यहाँ से आपके बाइकार्बोनेट फिल्टर हुए, ठीक है, सॉरी कहाँ से आ गया, ये आपके उसका है ना, ये आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये देखिए हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप से और हाइड्रोजन एटीपी से 900 फोल्ड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज। हाँ, ये था ना, सॉरी ये कहीं पर चला गया गलती से। अब क्या है कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये देखो बाइकार्बोनेट आपके फिल्टर हुए इनटू द रेनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये रेनल ट्यूब्यूल में फिल्टर हुए, डिसोसिएट हो गया सोडियम और बाइकार्बोनेट में। सोडियम जो है ये बाइकार्बोनेट सोडियम जो है, बिकॉज यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप इज थ्रोइंग सोडियम आउट फ्रॉम द सेल्स इनटू द इंटरस्टिशियम, तो सेल के अंदर सोडियम जो है वो डिक्रीजेस। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट
in the tubular fluid there is more sodium as compared to the cell, so the sodium will try to move in. ठीक है, so the sodium will get itself attached to this counter transport protein, or it will, the energy present in the gradient of the sodium that will cause the hydrogen ions, ये जो है काउंटर ट्रांसपोर्ट, इसके ऊपर हाइड्रोजन आयन जाके अटैच होंगे और इसकी एनर्जी से हाइड्रोजन आयन जो है दैट विल मूव आउट। अब ये जो हाइड्रोजन आयन, जो प्राइमरी जो काम जो हो रहा है वो हो रही है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होंगे तो बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन होगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होंगे तो बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन होगी। These hydrogen ions will combine with bicarbonate ions to form carbonic acid. Carbonic acid will dissociate into carbon dioxide and water, and carbon dioxide will enter the cell. कार्बोनिक एसिड खुद नहीं बहुत स्मॉल अमाउंट्स में एंटर होंगे, अदरवाइज इट कैन नॉट, बट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड कैन रेडीली एंटर द सेल। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विल कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनिक एंड कार्बोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड देन carbonic acid will dissociate into hydrogen ions and bicarbonate ions. हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो move into the renal interstitium, और ये जो हाइड्रोजन आयंस है they will combine with this sodium hydrogen 4 transporter to again combine with more bicarbonate ions and further causing reabsorption of this. So the bicarbonate which is being reabsorbed here into the interstitium is not the same bicarbonate जो यहाँ tubular fluid में आई थी। ठीक है, राइट। अच्छा, ये होगी कहानी, आपको पता चली कि so 4320 bicarbonates are filtered and 4320 hydrogen ions are secreted to reabsorb almost all the bicarbonate ions। लेकिन सिक्रेशन जो है ना हाइड्रोजन आयंस की वो हो रही 4400। इसका मतलब है कि 80 मिली इक्विवेलेंट जो हाइड्रोजन आयंस है वो एक्सेस में है। ठीक है, अब ये जो एक्सेस हाइड्रोजन आयंस है, सो जो बाइकार्बोनेट सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो गए, ठीक है, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। अब वो जो एक्सेस 80 मिली इक्विवेलेंट नॉन वॉलेटाइल हाइड्रोजन आयंस है वो कैसे निकलेंगे बॉडी से? आयोनिक फॉर्म में they cannot be excreted because आयोनिक फॉर्म में 0.03 हाइड्रोजन आयन को निकालने के लिए you need 1 liter of water, और 80 मिली इक्विवेलेंट्स को निकालने के you will need 2600 liters of urine, which is not possible। तो ये जो 80 मिली इक्विवेलेंट्स एक्सेस हाइड्रोजन आयन होते हैं ना नॉन वॉलेटाइल, वो क्या करते हैं, वो नॉन बाइकार्बोनेट बफर्स के साथ कंबाइन करते हैं इन द ट्यूबुलर फ्लूइड। ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर नॉन बाइकार्बोनेट बफर्स है। ठीक है, एक बफर तो बाइकार्बोनेट है, तो बाइकार्बोनेट तो वापस उसको ले गया अंदर, तो जो एक्सेस रह जाते हैं, यानी कि पीछे बाइकार्बोनेट यहाँ पे खत्म हो गए, जो रह जाते हैं वो कंबाइन करते हैं नॉन बाइ। दो तरह के बफर्स हैं, एक फॉस्फेट बफर्स है और एक अमोनिया बफर। ठीक है, सो फॉस्फेट बफर्स जो है उनका दे आर अबंडेंट इन अमाउंट कंपैरेटिवली, और पीके भी उसका क्लोज टू पीएच है तो रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है। और तो यहाँ पे देखो अब बाइकार्बोनेट तो खत्म हो गया ना, सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो गए हैं, देयर इज नो बाइकार्बोनेट। तो अब हाइड्रोजन को तो एक्सक्रीट करना है, दिस हाइड्रोजन विल कंबाइन विद द फॉस्फेट टू गेट एक्सक्रीटेड। ठीक है, और दूसरी क्या चीज है, दूसरी है आपकी अमोनिया। अमोनिया कहाँ से आ रही है? अमोनिया लेवल में बन रही है, वो फिर आपके ट्यूबुलर सेल्स में आ जाती है, प्रॉक्सिमल पार्ट में ट्यूब्यूल्स में, और ये ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में है। ये क्या है, इसकी ग्लूटामिनेज इसके ऊपर एक्ट करेगा तो 2 बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे और 2 अमोनियम आयंस बनेंगे। ठीक है, these ammonium ions they will combine with the hydrogen ions and they will be excreted out as ammonium chloride। ठीक है, अब यहाँ पे भी और अमोनियम आयन की भी जब हम बात करते हैं और फॉस्फेट की भी बात करते हैं, तो अब देखो कि यहाँ जो बाइकार्बोनेट बन रही है वो बाइकार्बोनेट नहीं है जो यहाँ से आई थी, तो हम इसको कहेंगे कि एक न्यू बाइकार्बोनेट बनी है। फॉस्फेट में भी एक न्यू बाइकार्बोनेट बनी है, और ग्लूटामीन में भी देखो 2 न्यू बाइकार्बोनेट्स बन रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हाइड्रोजन आयन जो है सिक्रीट हो रहे हैं तो साथ साथ 2 न्यू बाइकार्बोनेट आयंस भी बन रहे हैं। इसके सिग्निफिकेंस में अभी आपको बताती हूँ।
अच्छा, अमोनियम अमोनिया बफर सिस्टम में दो चीजें हैं, एक है अमोनियम, ठीक है, ये अमोनियम है, और दूसरा है आपका अमोनिया। अमोनिया जो है कि कैन रेडिली इट एंटर्स द ट्यूबुलर फ्लूइड, और यहाँ पे इट विल कंबाइन विद द हाइड्रोजन आयंस टू बिकम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो पार्ट है ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स में हो रहा है, ठीक है। और ये जो ग्लूटामिन वाला काम कहानी जो है ना अमोनियम आयंस वाली, वो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स में हो रही है, ठीक है, राइट। ग्लूटामिन की जो अमोनियम वाली कहानी है वो प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स में हो रही है, और जो अमोनिया वाली हो रही है वो कलेक्टिंग ट्यूबुलर सेल्स में हो रही है, क्योंकि देखो आप हाइड्रोजन एटीपीएस प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है हाइड्रोजन आयंस से। और यहाँ पे देखो ट्यूबुलर सेल्स के अंदर फॉस्फेट वाले में भी आपकी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में भी देखो सेकेंडरी एक्टिव हो रही है, ठीक है। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आप देखो हाइड्रोजन एटीपीएस की सिक्रेशन हो रही है, और वो कंबाइन कर रही है अमोनिया के साथ टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो न्यू बाइकार्बोनेट आयंस बन रहे हैं, दीज आर नॉट द वंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द ट्यूबुलर फ्लूइड, ठीक है। अच्छा, अब अमोनियम आयंस की जो है सिक्रेशन, अमोनियम अमोनिया बफर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज सब्जेक्ट टू फिजियोलॉजिकल कंट्रोल, यानी कि इट इज कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ एसिड्स। अगर और ये तो सिस्टम ज्यादा हो रहा है या अमोनिया कुछ ज्यादा हो रही है तो अमोनिया ज्यादा हो रहा है। So an increase in extracellular fluid hydrogen ion concentration stimulates renal glutamine metabolism, right? कि जब अमोनियम बफर सिस्टम जो है, whenever there is an extracellular fluid में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे यानी एसिडोसिस हो जाएगी, तो दैट विल स्टिमुलेट रीनल ग्लूटामिन मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। That increases the formation of ammonium ions and new bicarbonate ions to be used in hydrogen ion buffering. And a decrease in hydrogen ions has an opposite effect, ठीक है। यानी कि अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे तो जो ग्लूटामिन की जो मेटाबॉलिज्म है ना, ये ग्लूटामिन की मेटाबॉलिज्म जो है सेल में, प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल में इंक्रीज हो जाएगी इन केस ऑफ क्रॉनिक एसिडोसिस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जो है वो अमोनिया और अमोनियम आयंस बनेंगे, एंड मोर बाइकार्बोनेट आयंस विल बी फॉर्म। अब एसिडोसिस हुई है तो यू नीड मोर बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। So new bicarbonate ions will be formed and they will enter the extracellular fluid और आपके न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस हाइड्रोजन आयंस को, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रॉनिक एसिडोसिस में याद रखो अमोनियम आयंस जो है उनकी फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट। सो under normal conditions amount of hydrogen eliminated by ammonia buffer system is about 50%, ठीक है, of the acid is created and 50% of the new bicarbonate are regenerated, ठीक है। लेकिन chronic acidosis में it increases to 500 milliequivalents per day. So under normal conditions जो वो 80 milliequivalents जो आपके हाइड्रोजन आयंस को एक्सक्रीट होना है उसमें 50% जो एसिड है वो एक्सक्रीट होता है बाय अमोनिया बफर सिस्टम, और 50% जो है न्यू बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं, ठीक है। क्रॉनिक एसिडोसिस में रेट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इंक्रीजेस टू 500 मिली इक्विवेलेंट्स, ठीक है। सो chronic acidosis में dominant mechanism by which the acid is eliminated is the ammonium buffer system, जिसमें अमोनियम आयन की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है और जनरेशन ऑफ न्यू बाइकार्बोनेट आयंस होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉनिक एसिडोसिस में ग्लूटामिन की मेटाबॉलिज्म रीनल सेल्स में इंक्रीज हो जाती है और 50% एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के बजाय
500 मिली इक्विवेलेंट्स पर डे हाइड्रोजन आयंस कैन बी एक्सक्रीटेड, ठीक है, एंड the same amount of 500 milli equivalents or new bicarbonate ions are added in the blood, ठीक है। अच्छा, अब हमने बात समझ में आ गई कि जो वो 80 मिली इक्विवेलेंट्स थे उन्होंने या तो फॉस्फेट बफर्स के साथ कंबाइन किया टू गेट एक्सक्रीटेड, या उन्होंने कंबाइन किया अमोनिया अमोनियम बफर सिस्टम के साथ टू गेट एक्सक्रीटेड। एज आयनिक फॉर्म में अकेला हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट नहीं होता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्वांटिफाई करते हैं कि कितना बॉडी से एसिड निकल रहा है, कितना बॉडी से बेस निकल रहा है, ठीक है, यानी कि यूरिन में से आपके कितना बेस निकल रहा है या एसिड निकल रहा है। तो बाइकार्बोनेट के एक्सक्रीशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इफ वी नो द यूरिनरी फ्लो रेट एंड यूरिन में बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये सिंपल एक मेथड है जिससे यू कैन फाइंड आउट कि आपकी बॉडी डेली कितने बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट कर रही है, ठीक है। यूरिन फ्लो रेट, यूरिन का रेट कितना है फ्लो का, और बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कितनी है, ठीक है। This number indicates how rapidly the kidneys are removing bicarbonate from the blood, which is like adding a hydrogen ion to the blood, ठीक है। जब बाइकार्बोनेट निकल रहे हैं तो लाइक आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं ब्लड में। दिस इज हेल्पफुल इन एल्कलोसिस, ठीक है। अगर बाइकार्बोनेट एल्कलोसिस हो गई है, बाइकार्बोनेट बढ़ गए हैं, तो ठीक है, क्या हो रहा है, एक्सेस बाइकार्बोनेट जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रहे हैं, एंड जब एक्सेस बाइकार्बोनेट निकलेंगे तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन एक, लेट से अगर एक बाइकार्बोनेट निकला है तो उसका मतलब है एक बाइकार्बोनेट आपके ब्लड में एंटर हुआ है, यानी कि एक बाइकार्बोनेट अगर निकल गया तो उसका मतलब है कि लेट से 10 बाइकार्बोनेट आपके ट्यूबुलर फ्लूइड में थे और 10 आपके ट्यूबुलर सेल में थे, ठीक है, या आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 10 हाइड्रोजन आयंस और 10 बाइकार्बोनेट है। वही आपके जब ट्यूबुलर फ्लूइड में आते हैं तो लेट्स से कि अगर 5 बाइकार्बोनेट जो एक्सेस में थे वो निकल गए तो आपकी बॉडी के अंदर 10 हाइड्रोजन तो रहेंगे लेकिन बाइकार्बोनेट 5 रह जाएंगे। 5 निकल गए तो 5 आपके नए हाइड्रोजन आयंस ऐड हो गए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने फाइंड आउट करना है कि न्यू बाइकार्बोनेट कितने बन रहे हैं, ठीक है, न्यू बाइकार्बोनेट बॉडी में कितने बन रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा? दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन सीक्रेटेड that combines in the tubular lumen with non-bicarbonate urinary buffers which are ammonium and phosphate। और भी है, citrate वगैरह भी हैं लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट अमोनियम और फॉस्फेट। तो न्यू बाइकार्बोनेट जो ऐड हो रहे हैं उनको वो कैसे पता चलेगा? दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज सीक्रेटेड which has combined with non-bicarbonate urinary buffers which are ammonia and phosphate। जो हाइड्रोजन आयन सीक्रेट हो रहे हैं वो 3 बफर से कंबाइन कर रहे हैं। एक तो बाइकार्बोनेट से कंबाइन कर रहे हैं, बाइकार्बोनेट से जो कंबाइन करें वो सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं हाइड्रोजन आयंस। दूसरे जो नॉन बाइकार्बोनेट बफर्स हैं वो है अमोनियम और फॉस्फेट, ठीक है, 3 बफर से कंबाइन कर रही है, नॉन बाइकार्बोनेट से और अमोनियम। तो न्यू बाइकार्बोनेट हमें पता चलेंगे कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन सीक्रेटेड व्हिच हैव कंबाइंड with ammonium and phosphate, नॉन बाइकार्बोनेट बफर्स है, अमोनियम एंड फॉस्फेट नॉन बाइकार्बोनेट बफर्स है, ठीक है। तो इस जो न्यू बाइकार्बोनेट जो है, न्यू बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं, जब हाइड्रोजन आयंस आपके अमोनियम और फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेंगे तो जो न्यू बाइकार्बोनेट आयंस है तब फॉर्म होंगे, ठीक है। जितने हाइड्रोजन आयंस अमोनियम और फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेंगे उतने ही आपके न्यू बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म करेंगे। Therefore, the amount of new bicarbonate ions added to the blood is calculated by, so new bicarbonate हम कैसे find out करेंगे? We can calculate by finding the ammonium secreted and phosphate secreted, ठीक है ना। न्यू बाइकार्बोनेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमने
पता चल जाएगा कि जी अमोनियम की एक्सक्रीशन कितनी हो रही है और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन कितनी हो रही है, क्योंकि यही दोनों जो है अमोनियम और फॉस्फेट के साथ कंबाइन जब हो रहे हैं हाइड्रोजन आयंस तो न्यू बाइकार्बोनेट बन रहे हैं। अमोनियम आयंस का तो आसान है। अमोनियम आयंस की एक्सक्रीशन हमें कैसे पता चलेगी? यूरिनरी फ्लो मल्टीप्लाइड बाय यूरिनरी अमोनियम। अमोनियम कितनी है यूरिन में और यूरिनरी फ्लो रेट क्या है, वो तो हमें अमोनियम का तो पता चल गया। तो जितना अमोनियम की कॉन्सेंट्रेशन होगी उस हिसाब से बाइकार्बोनेट बन रहे हैं। अब फॉस्फेट को कैसे मेजर करेंगे? फॉस्फेट की कहानी जरा सी औखी है, ठीक है। अब एक टर्म यूज होती है टाइट्रेटेबल एसिड, ठीक है, टाइट्रेटेबल एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत एग्जाम में आता है। टाइट्रेटेबल एसिड कौन सा है? ये नॉन बाइकार्बोनेट है इन नेचर एंड इज नॉन अमोनियम बफर एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। ये है नॉन बाइकार्बोनेट। नॉन बाइकार्बोनेट कौन कौन से हैं? अमोनियम और फॉस्फेट, ठीक है। तो लेकिन ये नॉन अमोनियम भी है, ठीक है। तो ये नॉन बाइकार्बोनेट है, नॉन अमोनियम, तो पीछे क्या बच गया? फॉस्फेट बफर। तो ट्राइटेटेबल एसिड एक्चुअली जो है ये आपका फॉस्फेट बफर है, ठीक है। तो नॉन अमोनियम बफर जो है आपने अमोनियम बफर आपने फाइंड आउट कर लिया, अमोनियम कितना एक्सक्रीट हो रहा है बाय यूरिनरी फ्लो इनटू यूरिनरी अमोनियम कॉन्सेंट्रेशन, इसको फाइंड आउट करना आसान है। लेकिन फॉस्फेट वाले को फाइंड करना आसान नहीं है। इट इज कॉल्ड टाइट्रेटेबल एसिड और ये नॉन बाइकार्बोनेट इन नेचर है और नॉन अमोनियम, ठीक है। सो अब आपके जो यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है उसके अंदर या अमोनियम आयंस है या फॉस्फेट आयंस है, ठीक है, या अमोनियम आयंस है या फॉस्फेट आयंस है, राइट। सो अमोनियम आयंस तो आपने फाइंड आउट कर लिए बाय द सिंपल कैलकुलेशन। फॉस्फेट आयंस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? जो आपके यूरिन में है, टू फाइंड आउट के फॉस्फेट कितना एक्सक्रीट हो रहा है, जितना वो एक्सक्रीट हो रहा है उतने ही वो बाइकार्बोनेट बना रहा है, ठीक है। तो आप क्या लोगे? आप लोगे एक स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप ड्रॉप बाय ड्रॉप टाइट्रेशन की हुई है ना आपने एफएससी में, ड्रॉप बाय ड्रॉप आप ऐड करना शुरू कर दोगे यूरिन के अंदर, ठीक है। अंटिल क्या होगा कि पीएच जो है यूरिन का 7.4 हो जाएगा। So the number of the sodium hydroxide required to return the urinary pH to 7.4 will be equal the number of Rayleigh equivalents of hydrogen ions added to the tubular fluid that combined with the phosphate and other organic buffers. मुश्किल से बात है। अच्छा सुनो ध्यान से। अब जितने सोडियम हाइड्रोक्स लेट से आपके यूरिन का पीएच था 6.5, अब आपने सोडियम हाइड्रोक्स डालना शुगर डाल के आपका एल्कलाइन जो था ना, आपका पीएच जो था यूरिन का हो गया 7.4। अब कितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लगी टू मेक द यूरिन बैक टूवर्ड्स नॉर्मल 7.4? जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा आपको टू ब्रिंग द पीएच ऑफ द यूरिन बैक टू 7.4 मिलीमोलर्स, that will estimate the that will estimate the that will estimate के फॉस्फेट बफर कितने हैं, फॉस्फेट और अदर ऑर्गेनिक बफर्स कितने हैं, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे कि जी मैडम इस यूरिन में तो वो अमोनिया भी पड़ा हुआ था, तो वो तो अमोनिया भी टाइट्रेट हो रहा है। तो वो अमोनिया टाइट्रेट नहीं होगा क्योंकि अमोनिया की जो है जो पीके है वो जो है वो the titratable acid measurement does not include hydrogen ion in association with ammonium because the pK of the ammonia-ammonium system is 9.2, ठीक है, and the titration with sodium hydroxide to a pH of 7.5 does not remove the hydrogen from ammonium ions, ठीक है। तो यूरिन में अमोनियम आयंस और फॉस्फेट आयंस, अमोनियम बफर्स हैं और फॉस्फेट बफर्स, जितने अमोनियम बफर्स हैं जितने फॉस्फेट बफर्स हैं उतने ही ज्यादा आपके न्यू बाइकार्बोनेट आयंस बने हैं आपके, ठीक है। इस प्रोसेस में न्यू बाइकार्बोनेट आयंस बने हैं। तो अमोनियम बफर्स तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं बाय
बाय मल्टीप्लाइंग इट विद यूरिन कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में कितनी है अमोनिया की और यूरिन फ्लो रेट से। लेकिन जो फॉस्फेट बफर्स पीछे रह जाते हैं उनको कैलकुलेट करना जरा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस लेके वो हम उसमें यूरिन में डालना शुरू करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जितनी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हुई है टू ब्रिंग द यूरिन पीएच बैक टू 7.4, इसका मतलब है दैट इज द एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट बफर प्रेजेंट इन द यूरिन विच इसके साथ कंबाइन हुआ है हाइड्रोजन आयन। ठीक है। और जब हम यूरिन में टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो अमोनियम आयंस का रिएक्शन नहीं होता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्योंकि उसका जो पीके है और रिएक्शन जो है पीके उसका 9.2 है। ठीक है, उसका बहुत ज्यादा है, तो दैट विल नॉट टेक पार्ट इन द टाइट्रेशन। तो जब हम टाइट्रेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर रहे हैं तो वैल्यू आपकी सिर्फ फॉस्फेट बफर की आएगी। तो इसलिए फॉस्फेट बफर को हम टाइट्रेटेबल एसिड कहते हैं, दिस विच इज अ नॉन बाइकार्बोनेट एंड नॉन अमोनियम बफर। ठीक है, एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। समझ में आ गया? ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नेट एसिड एक्सक्रीशन कितनी हो रही है? अमोनियम एक्सक्रीशन प्लस यूरिनरी टाइट्रेटेबल एसिड माइनस बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन। ठीक है, यानी कि अमोनियम आयन की फॉर्म में कितने निकल रहे हैं, फॉस्फेट आयन की फॉर्म में कितने निकल रहे हैं, माइनस बाइकार्बोनेट से आपको आपकी नेट एसिड एक्सक्रीशन पता चल जाएगी। ठीक है। The reason we subtract bicarbonate excretion is that loss of bicarbonate is the same as addition of hydrogen to the blood। ठीक है, so ये जो हमने माइनस बाइकार्बोनेट लिखा है इसका मतलब है कि जितनी हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट लॉस हो रही है उतनी लाइक एडिशन टू द ब्लड। To maintain acid base balance, the net acid excretion must equal the non volatile acid production in the body। ठीक है, यानी कि एसिड बेस बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है कि जो एसिड एक्सक्रीशन हो रही है दैट शुड बी इक्वल टू द नॉन, यानी जितने नॉन वॉलेटाइल एसिड्स हैं दे हैव टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, चाहे वो 80 मिली इक्विवेलेंट्स है चाहे वो 90 मिली इक्विवेलेंट्स हो गए, दे हैव टू बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी। लेकिन जब नॉन वॉलेटाइल एसिड एक्सक्रीट हो रहे होते हैं तो आपके न्यू बाइकार्बोनेट्स बन रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका फिर वो पूछते हैं कि एसिडोसिस में क्या हो रहा है। एसिडोसिस में क्या है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए ट्यूबुलर फ्लूइड में। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए हैं तो क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए तो बाइकार्बोनेट तो सारी के सारी रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। बाइकार्बोनेट जो है वो सारी की सारी रीअब्सॉर्ब होगी, लेकिन उसके साथ और क्या होगा, जो एक्सेस हाइड्रोजन आयंस बच गए हैं वो दे विल कंबाइन विद जो एक्सेस हाइड्रोजन आयंस जो बच गए हैं दे विल कंबाइन विद द अमोनिया बफर सिस्टम एंड टाइट्रेटेबल एसिड, और दोनों के साथ मिलके दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट। ठीक है, और जब ये मिलके ये एक्सक्रीट आउट हो गए तो साथ के साथ वो न्यू बाइकार्बोनेट्स भी बनेंगे। जो न्यू बाइकार्बोनेट्स है they will help in the which is added into the extracellular fluid which will help in the neutralizing the acidosis। ठीक है। एल्क्लोसिस में क्या हो रहा है, एल्क्लोसिस में ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर हाइड्रोजन आयंस कम हो गए। ठीक है, सो सॉरी, एल्कोलोसिस में क्या है कि फिल्टर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा फिल्टर हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन आयंस उतने नहीं है। ठीक है, लेट्स से फिर उस एग्जांपल में आती हूँ कि लेट्स से एल्कोलोसिस में 10:10 रेशियो है। ठीक है, 10 बाइकार्बोनेट्स है और 10 हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, 10 बाइकार्बोनेट्स की बजाय अब एल्कोलोसिस हो गई है बॉडी के अंदर तो बाइकार्बोनेट बढ़ गए, तो 10 की बजाय 15 जो है वो फिल्टर हो रहे हैं। 15 फिल्टर हो रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन आयन 10 है, तो रीअब्सॉर्ब जो है वो 10 ही बाइकार्बोनेट होंगे और जो एक्सेस 5 है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। आई बात समझ में? So when there is an excess of bicarbonate over hydrogen ions in the urine, the excess bicarbonate cannot be reabsorbed. Therefore, the excess bicarbonate is left in the tubules and eventually
excreted into the urine, thus helping to correct the metabolic acidosis. ठीक है। अच्छा, अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि टाइट्रेटेबल एसिड, अब जब एक्सेस बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट हो रहे हैं तो टाइट्रेटेबल एसिड और अमोनियम एक्सक्रीशन जो है वो जीरो हो जाएगी, नेगेटिव नेट एसिड सिक्रीशन हो जाएगी, whereas बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी। Net loss of bicarbonate from the blood, which is the same as adding a hydrogen ions to the blood. No new bicarbonate is generated by the kidneys. ठीक है। एसिडोसिस में क्या हो रहा है कि आपके हाइड्रोजन आयंस 15 हो गए, हाँ, और बाइकार्बोनेट जो ऊपर से आ रहे थे वो 10 है। ठीक है। अब क्या हुआ कि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन बढ़ गई है। ठीक है। तो 10 तो हाइड्रोजन आयंस 10 बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके वापस ब्लड में एंटर हो जाएंगे, लेकिन जो एक्सेस 5 है हाइड्रोजन आयंस, वो एक्सेस जो 5 है वो कंबाइन करेंगे विद द अमोनियम एंड द टाइट्रेटेबल एसिड विच इज द फॉस्फेट एसिड, और उनके साथ कंबाइन करने से क्या होगा कि न्यू बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे। ठीक है। एक तो जो अमाउंट ऑफ अमोनियम और एसिडोसिस में अमाउंट ऑफ अमोनियम और टाइट्रेटेबल एसिड बढ़ जाएगी। ठीक है, बिकॉज ज्यादा हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहे हैं, तो वो जो नॉन बाइकार्बोनेट बफर्स के साथ कंबाइन करेंगे जो कि अमोनियम और टाइट्रेटेबल है, उनके साथ कंबाइन करके वो ज्यादा अमोनियम और टाइट्रेटेबल एसिड की अमाउंट बढ़ जाएगी और मोर न्यू कार्बन बाइकार्बोनेट आयंस विल बी एडेड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एसिडोसिस में हो रहा है। लेकिन एल्कोलोसिस में क्या होगा, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो ज्यादा हो गए हैं, अब वो 15 हो गए, बाइकार्बोनेट आयंस 15 हो गए, 15 फिल्टर हुए हैं। ठीक है, ऊपर से आए हैं, और हाइड्रोजन आयंस वही 10 है। तो क्या होगा कि 10 के 10 जो हाइड्रोजन आयंस है वो 10 बाइकार्बोनेट को तो रीअब्सॉर्ब कर लेंगे, लेकिन जो 5 बाइकार्बोनेट हैं जो एक्सेस में है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। अब इस सिनेरियो में क्या है कि कोई एक्सेस हाइड्रोजन आयन नहीं है टू बी सिक्रेटेड इनटू द रीनल ट्यूबुलर फ्लूइड, तो क्या होगा कि अमोनियम और टाइट्रेटेबल एसिड जो है वो फॉर्म नहीं होंगे और ना ही कोई न्यू बाइकार्बोनेट जनरेट होगा, और आपको बाइकार्बोनेट चाहिए भी नहीं क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर एल्कलोसिस हुई बाइकार्बोनेट्स पहले ही बढ़े हुए हैं। ठीक है। और जो बाइकार्बोनेट जो लूज हो रहे हैं, दैट्स लाइक यू आर एडिंग, अच्छी बात है, दैट इज गुड। जितने बाइकार्बोनेट यू आर लूजिंग उतने ही समझे कि आप हाइड्रोजन आयंस ऐड कर रहे हो ब्लड के अंदर। ठीक है। Thus, the basic mechanism by which the kidneys correct either acidosis or alkalosis is incomplete titration of hydrogen against bicarbonate ions, leaving one or the other to pass into the urine and remove from the extracellular fluid. तो बेसिक क्या किडनीज कैसे करेक्ट कर रही है एसिडोसिस और एल्कलोसिस को, इनकम्प्लीट टाइट्रेशन कर रही है हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है। और जो भी एक्सेस में है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी में से। ठीक है। इनकम्प्लीट टाइट्रेशन है हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट की, और जो एक्सेस है वो आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हर चीज की रेगुलेशन है, इसी तरह से आपके हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन की भी रेगुलेशन, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बफर। ठीक है। Under normal conditions, the kidney tubules must secrete at least enough hydrogen ions to reabsorb all the bicarbonate that is filtered. और बाकी जो रह जाएगा हाइड्रोजन आयंस वो भी एक्सक्रीट हो जाएगा एज टाइट्रेटेबल एसिड और अमोनियम एसिड to get rid of the body from the non-volatile acid which are produced from the protein metabolism. अच्छा, सबसे important जो stimuli हैं for increasing hydrogen ion secretion by the tubules is in acidosis is increase in PCO2। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होगी है एज इन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा हो जाएगी, ट्यूब्यूल से सिक्रीशन हाइड्रोजन आयन की ज्यादा हो जाएगी, और या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ड्यू टू रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, या पीसीओ2 बढ़ गई है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ड्यू टू रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ गए ड्यू टू रेस्पिरेटरी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो क्या होगी, ट्यूब्यूल्स में से सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है।
दे रही है। ठीक है, तो आपकी जो ट्यूबुलर से जो सिक्रेशन है कब बढ़ रही है, या तो CO2 बढ़ गई है आपके बॉडी के अंदर, या आपके एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में, या हाइड्रोजन आयंस बढ़ गए हैं। ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है, ट्यूबुलर सेल जो है, दे रिस्पॉन्ड डायरेक्टली टू एन इंक्रीज इन PCO2 ऑफ द ब्लड, इंक्रीज PCO2 in the extracellular fluid raises the PCO2 of the tubular cells and causing increased formation of hydrogen ions in the tubular cells, which in turn stimulates secretion of hydrogen ions. ठीक है, इसी तरह से अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयंस कम हो गए तो क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ट्यूबुलर सेल्स में कम हो जाएगी, और एक्सक्रीशन जो है, सिक्रीशन जो है हाइड्रोजन आयन की, वो डिक्रीज हो जाएगी इनटू द रेनल ट्यूबुलर फ्लूइड। अब किन कंडीशन में हाइड्रोजन आयन कम हो जाते हैं, जब PCO2 एक्स्ट्रासेल्युलर में कम हो जाएगा, या हाइड्रोजन आयन रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस में कम हो जाएंगे। बेसिकली increase in PCO2 या increase in hydrogen ion concentration, they stimulate secretion in the of the renal tubular cells. सो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है या हाइड्रोजन आयन बढ़ गए हैं, तो वो ट्यूबुलर सेल्स के अंदर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन को इंक्रीज कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्यूबुलर फ्लूइड में हाइड्रोजन आयन जाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन क्या, रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन भी जो है ना, वो याद है आपको, मैंने पढ़ाया था कि हाइड्रोजन आयन जो है वो इंक्रीज करता है सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द इंटरकलेटेड सेल्स। ठीक है, कौन सिंड्रोम में क्या होता है कि कौन सिंड्रोम में एल्डोस्टेरॉन ज्यादा हो जाती है, तो क्या हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन ट्यूबुलर फ्लूइड में ज्यादा हो जाती है, तो हाइड्रोजन आयन ज्यादा लूज हो रहे होते हैं, तो बंदे को क्या हो जाता है, एल्कुलोसिस हो जाता है। जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा लूज हो रहे होते हैं तो हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में कम हो जाते हैं, और दूसरे न्यू बाइकार्बोनेट्स जो बन रहे होते हैं, दैट विल लीड टू एल्कुलोसिस इन द कॉन सिंड्रोम। याद रखो, कॉन सिंड्रोम में एल्कुलोसिस इसलिए होती है क्योंकि एल्डोस्टेरॉन जो है दैट इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड, और जब ज्यादा हाइड्रोजन आयन सिक्रीट होंगे तो ज्यादा अमोनियम और टाइट्रेटेबल बफर्स बनेंगे, और न्यू बाइकार्बोनेट आयंस विल फॉर्म। तो ठीक है, तो आप एक तरफ से आप हाइड्रोजन यूज करें, दूसरी तरफ से आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो बॉडी में, तो बॉडी के अंदर एल्कुलोसिस हो जाएगी। दूसरे एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, जो भी कंडीशंस फैक्टर जो इंक्रीज करते हैं सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को, वो ही इंक्रीज करते हैं हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को। ठीक है, अब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन यूजुअली कब बढ़ जाती है, जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की डिप्लीशन हो जाती है, फ्लूइड लॉस हो जाता है बॉडी में से, या कोई हेमरेज हो जाता है, ये बंदा शॉक में चला जाता है, तो क्या है, दैट विल कॉज इंक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। अब जब रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बढ़ेगी, तो अब आपको मैंने याद है पढ़ाया था कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर होता है। ठीक है, जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो इस एक्सचेंजर की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, all those conditions which are leading to increase in sodium ion reabsorption, तो हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन बढ़ जाएगी। अब जब बंदा शॉक में होता है या एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कम हो जाता है, तो एंजियोटेंसिन 2 भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एंजियोटेंसिन 2 जब इंक्रीज हो जाएगी तो व्हाट विल हैपन कि याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि angiotensin 2 का डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर। ठीक है, तो मोर एंड मोर हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड सोडियम विल एंटर द बॉडी। सोडियम एंटर होगी बॉडी में तो सर वाटर विल रिप्लेनिश द वाटर। ठीक है, अच्छा, तो बंदा जब शॉक में होता है या ऐसा सेलुलर फ्लूइड कम हो जाता है तो दो चीजें रिलीज होती है, एक तो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होती है, एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट है ऑन द ट्यूब ऑन द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, वो सी एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, तो मोर एंड मोर हाइड्रोजन विल बी लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी। जितनी ज्यादा लॉस एक्सेस होगी तो एक्सेस अमोनिया और फॉस्फेट बफर सिस्टम जो है उनके साथ कंबाइन करेंगे, और मोर न्यू एंड न्यू कार्बन आयन बाइकार्बोनेट्स विल बी फॉर्म हियर, और वो बाइकार्बोनेट्स जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है, जब बंदा शॉक में होता है तो एल्डोस्टेरॉन रिलीज होती है। अब एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज होती है तो उसका भी डायरेक्ट इफेक्ट है ऑन द इंटरकलेटेड सेल, तो इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। तो इसका मतलब है बंदा जब शॉक में, तो एंजियोटेंसिन 2 रिलीज हो रही है और एल्डोस्टेरॉन रिलीज हो रहा है। एंजियोटेंसिन 2 भी हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन करा रही है और एल्डोस्टेरॉन
में जो है इंक्रीजेस द सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस, बोथ ऑफ देम दे विल लीड टू एल्कलोसिस। हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, मोर एंड मोर अमोनिया एंड टाइट्रेटेबल एसिड्स विल बी, टाइट्रेटेबल एसिड जो है वो कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन आयंस को, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मोर न्यू बाइकार्बोनेट्स विल बी फॉर्म व्हिच विल बी एडेड इन द ब्लड लीडिंग टू एल्कलोसिस। ठीक है, तो आपको ये सवाल आ सकता है कि एक बंदा शॉक में है तो उसके एसिड बेस बैलेंस को क्या होगा। ठीक है, तो आप विद एग्जांपल्स बताएंगे कि all those condition which increases sodium reabsorption like एंजियोटेंसिन का रिलीज होना, एल्डोस्टेरोन का रिलीज होना, बोथ ऑफ देम जो है ना वो डायरेक्टली एक्ट करेंगे सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को, एंड सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज की एक्टिविटी एंजियोटेंसिन को इंक्रीज करेगा और एल्डोस्टेरोन की जो एक्टिविटी है वो हाइड्रोजन की सेक्रेशन को इंक्रीज करेगी, एंड बोथ ऑफ देम विल लीड टू एल्कलोसिस। ठीक है, हाइड्रोजन लॉस हो रही है और बाइकार्बोनेट एंटर हो रहे हैं आपके ब्लड में। ये देखो, ये आपके इंटरकेटर सेल्स हैं, ये आपका इफेक्ट है ऑन द of the aldosterone to increase the secretion of the hydrogen into the lumen। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं हाइपोकैलेमिया की। हाइपोकैलेमिया जो है वो ज्यादा को स्टिमुलेट करता है हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को। ठीक है, सो अगर बॉडी के अंदर प्लाज्मा के अंदर हाइड्रोजन आयंस कम हो गए हैं तो सिक्रेशन फ्रॉम द इनर ट्यूबुलर सेल्स की हाइड्रोजन आयंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हाइपोकैलेमिया में याद रखो, अगर बंदे को हाइपोकैलेमिया हो गया तो उसको एल्कलोसिस हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि मोर एंड मोर हाइड्रोजन आयंस जो है वो मोर एंड मोर हाइड्रोजन आयंस जो है दे विल एंटर द ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे ज्यादा ट्यूब्यूल्स एंटर होंगे एंड दे विल कंबाइन विद अमोनिया एंड फॉस्फेट बफर्स। ठीक है, एंड जब वो उनके साथ कंबाइन करेंगे तो फिर यहाँ पे न्यू बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे। ठीक है, तो न्यू बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो ऐड हो जाएंगे ब्लड के अंदर, कॉजिंग एल्कलोसिस। और हाइपरकैलेमिया का इसका ऑपोजिट इफेक्ट है। हाइपरकैलेमिया अगर हो जाएगी तो हाइड्रोजन आयन सिक्रेशन नहीं होगी और क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन एक्यूमुलेट हो जाएंगे ब्लड में लीडिंग टू एसिडोसिस। ये याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा सारा कुछ ना याद होना आपसे तो फिर आप ये याद कर लेना। ठीक है, ये टेबल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, लीनल के चैप्टर में ना टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। So condition which are causing increased secretion of the bicarb and increase hydrogen secretion and increase bicarbonate absorption, क्या होगा reabsorption? PCO2 बढ़ गया है due to respiratory acidosis, हाइड्रोजन आयंस कम हो गए हैं ड्यू टू मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया है, या एंजियोटेंसिन 2 बढ़ गई है, या एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो गया है, या हाइपोकैलेमिया। ये सारी के सारी जो कंडीशंस हैं ये इंक्रीज करेंगी सीक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। ठीक है, और अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाएंगी, जैसे दीज थिंग एल्डोस्टेरोन अगर एक्सेस में हो गया है, हाइपोकैलेमिया एक्सेस में हो गया है, तो दे विल लीड टू एल्कलोसिस। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगी, मोर एंड मोर अमोनिया बाइफॉस्फेट buffers जो हैं titratable buffers will be formed और more new bicarbonates will be formed which are added into the blood leading to alkalosis। और जो कंडीशन से डिक्रीज करें हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को वो है डिक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, एंजियोटेंसिन कम हो गई है, एल्डोस्टेरोन कम हो गई है, या हाइपरकैलेमिया होगा। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये करेंगी डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। राइट, अच्छा एक मिनट में अभी आपको ये मैंने स्लाइड चेंज करनी है अपनी। चलो ठीक है, बस वैसे ही करेंगे। ठीक है, अनम्यूट कर दो कुछ बच्चों को, सबको नहीं, फिर वो शोर बहुत करते हैं।
अब मैं नहीं कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं कनेक्टेड हूँ नहीं हूँ। इधर भी मेरी स्लाइड तो ये है, ये है। इस पे क्यों नहीं आ रही है? क्या ये बंद हो गई है? लेकिन इसके ऊपर शो नहीं हो रही है मेरी स्लाइड। ये वाली हाँ। नहीं नहीं, ये तो नहीं है। हम्म, हो गया। अब जरा इनको अनम्यूट कर दो कुछ बच्चों को। हाँ, तीन तीन चार बच्चों को कर दो, सारों को ना शेयर करने में मुझे शोर करता है फिर। जो एटलीस्ट जो बच्चे सुन रहे हैं, हाँ तो बच्चे 130 120 129 है। हाँ जी बच्चों, कैन यू हेयर मी? अच्छा, कोई बात नहीं समझ में आई है, बिफोर आई स्विच ऑन टू कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो पूछ लो मेरे से। हो गया हो गया तो जानते रहे ना मुझे यहाँ। जी बच्चों, कोई बात अगर नहीं समझ में आई है तो मुझसे पूछ लो, नहीं तो मैं आगे चलती हूँ। हाइपो और हाइपरकैलेमिया बाकी समझ में आ गया? हाँ, ये जो पढ़ने वाले बच्चे ना जो सुनते हैं, अब आप आइंदा से मैं खुद पिन पॉइंट करूंगी, ठीक है। हाइपो और हाइपरकैलेमिया बेटा सिंपल, बस आपने ये याद रखना है कि अगर हाइपोकैलेमिया है तो सिक्रीशन जो है वो उसको क्या होगा, और हाइपरकैलेमिया है तो क्या होगा सिक्रीशन में, ठीक है। इसमें कोई समझने की बात नहीं है, ठीक है। बस आपने याद करना है क्या इफेक्ट है, दैट्स इट, ठीक है। चलो गुड। तो अब बाकी समझ में आ गया आपको, आगे चलूँ मैं? हाइपोकैलेमिया में क्या होगा, सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो अगर सिक्रेशन बाहर निकल रही है हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये बस आपने इसको ये चार्ट आपने याद कर लेना, ये भी बहुत आ जाता है एग्जाम में। अच्छा, अब जो बात है, अब आपको समझ में आ गई ना कि अगर बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा। अब वो एग्जाम्पल अब बस आप ध्यान में रखना कि एक्सेस बाइकार्बोनेट्स को, अगर से बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए ना, 15 हाइड्रोजन आयन सिक्रीट हो रहे हैं और 10, पहले समझो कि 10 सिक्रीट हो रहे हैं हाइड्रोजन आयन और 10 ही फिल्टर हो रहे हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है। इस सिनेरियो में क्या होगा कि सारे के सारे हाइड्रोजन आयन जो हैं बाइकार्बोनेट वो रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे, जो हाइड्रोजन सिक्रीट हुए थे वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। अब एक सिनेरियो है जिसमें क्या है, एसिडोसिस होगी, एसिडोसिस होगी यानी कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए हैं। तो 15 हाइड्रोजन आयंस लेट से फिल्टर हुए हैं ट्यूबुलर सिक्रीट में, ट्यूबुलर फ्लूइड में, ऊपर से 10 बाइकार्बोनेट आए हैं, तो वो बाइकार्बोनेट सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। सिर्फ 5 हाइड्रोजन आयंस जो एक्स्ट्रा हैं वो अब पड़े रह जाएंगे। अब वो कंबाइन करेंगे नॉन बाइकार्बोनेट बफर्स के साथ, जो कि अमोनिया और टाइट्रेटेबल है। जब वो उनके साथ कंबाइन करेंगे तो न्यू बाइकार्बोनेट आयंस बनेंगे और ये कंबाइन करके एक्सेस जो है एक्सक्रीट हो जाएगी। तो याद रखो एसिडोसिस में टाइट्रेटेबल और अमोनिया बफर्स जो है इन द यूरिन में इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है।
अच्छा, और एल्कलोसिस में क्या हो रहा है, ये अपने दिमाग में आप बिठा लो कि लेट से वही 10 और 10 है, 10 हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो रहे हैं, 10 बाइकार्बोनेट। अब क्या है, एल्कलोसिस हो गई है, यानी कि बाइकार्बोनेट आयन जो है वो ज्यादा हो गए हैं, तो बाइकार्बोनेट 15 हो गए हैं और इधर से सिक्रेशन 10 की हो रही है। अब 10 सिक्रीट जो हुए हैं वो 10 बाइकार्बोनेट को तो कंबाइन करके वापस ब्लड में ले जाएंगे, लेकिन जो एक्सेस 5 बाइकार्बोनेट है वो एक्सक्रीट हो जाएंगे। ठीक है, एक्सेस 5 बाइकार्बोनेट एक्सक्रीट होते हैं, और इस सिचुएशन में there are no hydrogen ions in the urine, in the tubular fluid। तो इस सिचुएशन में आपके नॉन बाइकार्बोनेट अमोनियम बफर और फॉस्फेट बफर नहीं फॉर्म होंगे, ना ही न्यू बाइकार्बोनेट्स बनेंगे, व्हिच इज गुड फॉर यू। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमने बात की थी कि 4 तरह के डिसऑर्डर्स, राइट। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। जहाँ बात हम करते हैं ना रेस्पिरेटरी की, तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई डिसऑर्डर हो। ठीक है। और जब हम बात करते हैं और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का क्या मतलब होगा, चेंजेस आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। इनको म्यूट कर दो, फिर वो बच्चों को समझ में नहीं आता शोर। अच्छा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का मतलब है कि चेंजेस हो रही हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस का मतलब है कि चेंजेस हैं आपकी बाइकार्बोनेट आयंस में। ठीक है। अच्छा, जो मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं उसमें किडनी के डिसऑर्डर्स भी हैं एंड अदर डिसऑर्डर्स अपार्ट फ्रॉम द डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, ये टेबल दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। ठीक है, जो कि बेसिकली आपका सारा क्रक्स है इसका। अच्छा, आपने न्यूज टर्म यूज सुनी होगी, एबीजीज, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ये पेशेंट बहुत सिक होता है ना आपका, तो आईसीयू में जो होता है तो उसके आप आर्टीरियल ब्लड गैसेस कराते हो, और उसमें आप देखते हो कि पेशेंट एसिडोसिस में है या एल्कोलोसिस में है, इसका क्या सीन है। तो उसमें 4 चीजें आप देखते हो ना, वो होती है पीएच, हाइड्रोजन आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब आपको नॉर्मल वैल्यूज पता याद होना चाहिए, जैसे जैसे आपको अपना नाम याद है ना, सबसे आपको नॉर्मल वैल्यूज याद होना चाहिए। पीएच नॉर्मल बॉडी का 7.4 है। हाइड्रोजन आयंस आपके बॉडी में कितने होते हैं, 40 मिलीमीटर पर लीटर होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है, 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी होती है, और बाइकार्बोनेट जो होते हैं आपके वो 24 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, वो जो एबीजी की रिपोर्ट आती है उसमें ये सब वैल्यूज नहीं लिखी होती, लेकिन आप पेशेंट की वैल्यूज नहीं होती, तो यू शुड नो ऑल दीज वैल्यूज बाय हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब क्या है बच्चों के, पहले हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा है, अब याद रखो कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। ठीक है, इसका मतलब गड़बड़ कहीं कार्बन डाइऑक्साइड में है। गड़बड़ कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, एसिडोसिस है तो पीएच जो है वो 7 कम है। ठीक है, इस बंदे का पीएच 7.12 हो सकता है, लिखा आ जाएगा। ठीक है, और आप देखोगे हाइड्रोजन आयंस जो है इस बंदे के 40 से ज्यादा हो गए। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा है, 40 के बजाय 60 होगी। जब ये डबल एरो जो है ना, वो ये शो कर रहे हैं कि प्राइमरी डिस्टरबेंस कहाँ है। डबल एरो से है, वो क्या शो कर रहे हैं कि प्राइमरी डिस्टरबेंस कहाँ है। ठीक है, और सिंगल एरो जो है वो ये शो कर रहा है कि कॉम्पनसेशन कैसे हो रही है। ठीक है, अगर बॉडी में ये चेंजेस हैं तो कॉम्पनसेशन कैसे हो रही है। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि पीएच लो हो गया है एक बंदे का। ठीक है, आपने आपके पास एबीजी की रिपोर्ट आई, उसमें आपने देखा कि पीएच लो है, हाइड्रोजन आयंस इसके बहुत ज्यादा हुए हुए हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, राइट।
तो अब क्या होगा कि इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब इस बंदे के लंग्स काम नहीं कर रहे। क्या हो रहा है, इस बंदे के जो लंग्स हैं वो काम नहीं कर रहे, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जाहिर सी बात है कार्बोनिक एसिड भी ज्यादा बना रही है, हाइड्रोजन आयंस भी ज्यादा बन रहे हैं। अब वो जो हाइड्रोजन आयंस है ना वो कंबाइन करेंगे बाइकार्बोनेट के साथ टू फॉर्म मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बहुत बढ़ गई है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स तो काम नहीं कर रहे हैं, हाउ विल यू गेट रिड ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड, बताओ। आपकी जो किडनी है वो एक्सक्रीट करना शुरू कर, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, तो मैंने आपको बताया ना रेगुलेशन में कि ट्यूबुलर सेल से किडनी के ट्यूबुलर सेल से सिक्रीशन हाइड्रोजन आयंस की बढ़ जाएगी, ठीक है। मोर एंड मोर हाइड्रोजन आयंस विल स्टार्ट टू बी सिक्रेटेड, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन शुरू हो जाएगी तो मोर अमोनिया और जो टाइट्रेटेबल एसिड्स हैं वो आपको बफर करेंगे हाइड्रोजन आयंस से, और जब वो उसको बफर करेंगे तो मोर न्यू कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस विल बी एडेड इन द ब्लड। नए कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो ऐड होंगे ब्लड में, ठीक है। तो सिनेरियो क्या होगा कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का, कि उसके इस बंदे के अंदर हाइड्रोजन आयंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। प्राइमरी डिफेक्ट कहाँ है, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी तो अब आपके दो ही बॉडी के सिस्टम्स है ना, लंग्स या किडनी। ये जो एक्सेस है या लंग्स निकालेगा या किडनी निकालेगी। लंग्स तो काम ही नहीं कर रहे क्योंकि रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ ही रहा है, ठीक है। एम्फाइजीमा हो गया, कोई मसला हो गया लंग्स के साथ, लंग्स काम नहीं कर रहे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो गई, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ जाएगी तो आपके रीनल ट्यूबुलर सेल से सिक्रीशन ऑफ एसिड इंक्रीज हो जाएगी। जब सिक्रीशन एसिड इंक्रीज हो जाएगी तो टाइट्रेटेबल एसिड और अमोनियम एसिड बफर जो है वो उस एसिड को बफर करेंगे और न्यू बाइकार्बोनेट्स विल बी एडेड इनटू द ब्लड। तो बाइकार्बोनेट थोड़े से आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब आप आ जाएंगे रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में। अब रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या हो रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में क्या हो रहा है कि एल्कोलोसिस है, पीएच बढ़ गया है, हाँ, और हाइड्रोजन आयंस जो मैम है कम हो गए हैं। मैम टाइम हो गया है अच्छा 2 मिनट, 1 मिनट, दूसरे लेक्चर का। अच्छा एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो अब आपके हाइड्रोजन आयंस जो है यहाँ पे कम हो गए हैं, ठीक है। अब प्राइमरी डिफेक्ट कहाँ है, रेस्पिरेशन में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लो हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत लो हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि बाइक कॉम्पनसेटरी रिस्पॉन्स क्या है, बाइकार्बोनेट। चलिए अब फिर बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊँ।